स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं और इसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो पिछली बार 5 नंबर का पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना आपने देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और आप अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चैनल में प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सी फ्री कोचिंग क्लासेस मिलेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज़ का। अब बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है। आप कमेंट करके आंसर नहीं बताते हो, अपने मार्क्स शो नहीं करते हो, तो आपने कमेंट करके ऐसा ज़रूर करना है। अब देखो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपसे आपने वीडियो पॉज करके इसका खुद से करने का प्रयास किया होगा। अब देखो यहाँ हमने सबसे पहले जब भी सीरीज़ आती है देखना है क्या हो रहा है। सीरीज 5 से 158 हो चुकी है, इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। अब यहाँ हमने 5 से 16 बनाना है कि 5 से 16 कैसा बनाया जाए। तो देखो 5 से हम 16 बनाएंगे। अगर हम करते हैं यहाँ पर 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूं और एक जमा करूं तो 16 बन रहा है। 16 में भी अगर हम ऐसा ही करते हैं कि 16 में गुणा करेंगे 3 का तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 48। और इसमें अगर हम प्लस करेंगे 3 का तो आ जाएगा 51। मतलब यहाँ पर हो रहा है गुणा हमारा 3 से, और जो हमारी ऑड नंबर्स हैं उनका योग हो रहा है, जैसे 1, 3, 5, 6। इसी तरह से आप देखोगे 51 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 153। 153 में अब जैसे 3 यहाँ पर ऐड हुआ था, 5 ऐड होगा, तो ये अगर हम 5 इसमें ऐड करें तो 158 आ रहा है। इसी तरह से 158 में हमने गुणा करना है 3 का। सबसे पहले 158 में 3 का गुणा करेंगे, जिससे हमारा आएगा 38 24 2 यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 474 हमारा है। 5 यहाँ पर ऐड हुआ था, अब यहाँ पर 7 ऐड होगा, तो जब 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8, तो 481। तो 481 यहाँ पर जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो आएगी वैल्यू वो होगी 481। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है परसेंटेज से, ये काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ कहा है एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में ये 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब सबसे पहले निकालना है, पहले वो देखो 48,600 थी तो कितनी परसेंट बढ़ी थी, 25% बढ़ी थी, तो 25% इसका निकालेंगे और इसे जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी, इसे गुणा करके जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 12,150। ये हमारे पास बढ़ गई है, ये हमारे पास बढ़ी हुई संख्या है। अब इसका योग हम यहाँ पर करेंगे, तो इसका योग हम यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो जब इसका योग हम यहाँ करेंगे, योग करना ज़रूरी है क्योंकि फिर हमसे दूसरे वर्ष पूछी गई है, तो पहले वर्ष की निकली ये, तो दूसरे वर्ष इसका योग होगा ना। इसका योग करो तो 0570, ये जाएगी 60,750। तो दूसरे वर्ष 60,750 थी जनसंख्या। फिर यहाँ पर 8% कही इन्होंने की घटी है, इस बार बड़ी नहीं है, 8% घट गई है, तो इसका 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये आ जाएगा हमारा 4 दूने 8 5 दूने 10। अब इसे हम काटेंगे यहाँ पर और जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी, तो इसे जब काटेंगे तो 5 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 कम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25, तो 1215। 1215 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, तो 4 एकम 4, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये आएगा 6, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 4860। अब इस 4860 को 60,750 से हम जब इस 4860 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, यहाँ आपका अब 5 आएगा और यहाँ 5, तो 55,890। तो 55,890 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ ऐसे क्यों हुआ। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपने पहले वर्ष की परसेंटेज निकालनी है, फिर जो राशि निकली उसे आपने प्लस कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस किया वैसे ही आपने फिर इस राशि को प्लस कर देना है। उसके बाद दूसरे वर्ष की जो परसेंटेज राशि दी गई है उसे घटाना है या बढ़ाना है। जैसे यहाँ कहा था इन्होंने 8% घटी, तो 8% निकालो, पहले प्लस कर कराया था हमारे पास 60,750, तो इसका 8% निकालो और फिर जो 8% की राशि निकली उसे हमने माइनस कर दिया इस 60,750 से। तो इस तरह से आपका ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यहाँ पर कहा गया है कि एक बंदा है वो 40,000 निवेश करता है एक फैक्ट्री में। यहाँ पर
3 वर्षों में उसका लाभ 5%, 10% और 15% है। तो प्रत्येक वर्ष का लाभ उसके पिछले वर्ष की पूंजी पर आधारित हो तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें। अब जिस बच्चे ने मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है वो जानता है इसको कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए अगर आप मेरे पास पढ़े हो। वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपका सिंपल होगा। यहाँ देखो आपने सबसे पहले राशि दी गई है 40,000 की। अब यहाँ गुणा करो। सबसे पहले 1 प्लस जो आपका रेट है, पहले वर्ष का रेट है, इंटू 100। इसी तरह से आगे तक जाएगा। जैसे अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, ये आगे जाएगा दूसरे वर्ष के रेट में, तो ये हो जाएगा दूसरा वर्ष का 15 है, दूसरा वर्ष का रेट। पहले वर्ष का रेट हमारा 5 है, पहले वर्ष का रेट यहाँ 5 है। दूसरे वर्ष का रेट दिया गया है 10, दूसरे वर्ष का रेट 10 दिया गया है। तीसरे वर्ष का दिया गया है 1 प्लस 15/100। ये फॉर्मूला है, ये आप अगर मेरे पास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और जो ये पढ़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उसे चेक ज़रूर कर सकते हैं। तो जब आप इसे देखेंगे, ये हमारे पास संख्या आई है, तो आप देखो इससे हम काटेंगे 5 × 5, 5 दूने 10, ये 20 आया, तो 1/10 यहाँ पर आया। इसे 5 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 20, जब इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। और अब देखो यहाँ 20 है तो यहाँ पर बटे में 20 चला जाएगा और जमा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/20 गुणा ये हो जाएगा 11/10। क्योंकि ये जमा करना आपको आता होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका और यहाँ जो आपकी संख्या आएगी वो आएगी आपकी 23/20, 23/20। अब ऐसे क्यों हुआ मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे ये 20 है, इस 20 को यहाँ 1 से गुणा करो, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, फिर जमा 3 से करो 23/20। वैसे ही 10 को 1 गुणा करेंगे 1 से तो 10 ही आएगा, फिर 1 जमा किया तो 11 आया। इस प्रकार से ये हमारे पास संख्या निकल कर आई। जब आप इसे काटोगे 3 0 गई, तो ये कटा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 से, ये आ जाएगा आपका 10। जब इस पूरी संख्या को आप गुणा करोगे तो ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। जब आप इस पूरी संख्या को आप गुणा करोगे तो हमारे पास कुछ संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी, वो आएगी 53,130। 53,130 हमारी यहाँ पर आई है, लेकिन ये हमारी संख्या नहीं है। हमने, ये हमारे पास अमाउंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से अमाउंट निकलता है। हमने यहाँ पर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम जानते हैं ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 53,130 से 53,130 से हम 40,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 03131, तो 13,130। तो 13,130 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उस मेन क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हम रेलगाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियों समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें से एक रेलगाड़ी की स्पीड है 64 किलोमीटर/आवर। वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी? अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी, मतलब हर एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 120 मीटर। 120 मीटर लंबाई है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 मीटर होगी। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की स्पीड हमारे पास दी गई है और इसे देखो कितनी देरी में पार कर रही है, 6 सेकंड लगते हैं। तो देखो कुल डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकल कर आई, ये आ जाएगी हमारे पास 240। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर रही है। तो हमने फाइंड क्या करना है, दूसरी ट्रेन की हमने स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ भी हमने क्या करना है, टाइम भी हमें पता है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमारा स्पीड निकलता है। तो 6 चौके 24, ये आ चुका 40 हमारा, ये 40 है। ये है हमारा मीटर में आंसर। ये हमारा किस में है? ये है मीटर में। लेकिन जो रेलगाड़ी की गति होती है वो किलोमीटर/आवर में मापी जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि ये रेलगाड़ी मीटर/सेकंड में चलती है? ऐसा नहीं होता, ये किलोमीटर/आवर में गिनी जाती है। तो हम जानते हैं इसे 18/5 से गुणा करना होगा, तो 8 पंजे 40। तो जब इसे हम गुणा करेंगे तो देखो 8 8 64, 8 एकम 8, तो 6 असल 144। तो 144 किलोमीटर/आवर की स्पीड है इनकी। तो हमसे पूछी गई है दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। टोटल गति हमारे पास 144 निकल कर आई। पहली रेल की गति हमारे पास 64 किलोमीटर/आवर है, तो माइनस करेंगे इसको इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति होगी हमारी 8 किलोमीटर/आवर। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन इंट्रैक्शन आज की, जो कि है आपका ये क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक टाइप का फ्लोर बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, मतलब फ्लोर बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। यहाँ कहा गया है कि 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ अलग अलग चॉकलेट खरीदते हैं, जैसे कोई स्निकर, कोई पर्क, कोई मंच, जेम्स और कैडबरी। उनमें से प्रत्येक अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदते हैं, किसी ने 1 खरीदी, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। सभी जानकारी एक क्रम में होना आवश्यक नहीं है। आगे कहा गया है कि 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही वस्तु या समान संख्या में वस्तु को नहीं खरीदा। मतलब जैसे कोई अगर मंच खरीद रहा है तो हो सकता है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति मंच खरीदे, 2 से ज़्यादा मंच नहीं खरीद सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीधे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ्लोर बनाना है। सबसे पहले देखो कितने बंदे हैं, ये ए बी सी डी ई और एफ, ये व्यक्ति है हमारे पास। अब यहाँ पर आपने इस तरह से इसका फ्लोर बनाना है। ये देखो फ्लोर बेस्ड ही तो है, बिल्कुल फ्लोर बेस्ड जैसे ही है। यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी। अब यहाँ देखो कहा क्या गया है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी कंडीशन देखते हैं। सी ने मंच के पैकेट खरीदे, मतलब सी ने मंच खरीदा, एम लिख लो यहाँ पर। सी ने मंच खरीदा। ए ने कैडबरी नहीं खरीदी, मतलब ए के पास मैं के का कट्टा मार लूंगा, मतलब जो ए है के यहाँ पर नहीं आएगा, कैडबरी यहाँ नहीं आएगी। बी ने 1 पैकेट खरीदा। अब किस चीज़ का खरीदा ये हमें मालूम नहीं है, बी ने लेकिन 1 पैकेट खरीदा, तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे। ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, मतलब जितना ए ने खरीदा उतना ही डी ने खरीदा। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो ठीक है 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। केवल एक व्यक्ति ने 5 पर्क खरीदे, कोई एक ही बंदा जिसने 5 पर्क खरीदे हैं, ठीक है ये भी हो गया। ई ने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे। ई ने क्या खरीदा, जेम्स के पैकेट। ई ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो जी यहाँ लिख लो। और कितनी संख्या में, 2 पैकेट खरीदे उसने, तो 2 पैकेट खरीदे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर ये जो मेन लाइन है आपकी, मैंने पिछली बार जब इस क्वेश्चन को करवाया था मैंने कहा था कि ये लाइन ही आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी दी गई है। अरे इस लाइन को जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा उसे पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा है कि कैडबरी के पैकेट स्नीकर के पैकेट की संख्या से अधिक खरीदे गए, मतलब जो कैडबरी के पैकेट है स्नीकर से अधिक, मतलब इस तरह का एरो मैं लगाऊं तो ये होगा स्नीकर से अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेट की संख्या से कम खरीदे गए, मतलब जो कैडबरी है वो मंच से कम खरीदे गए, मंच से कम खरीदे गए। और यहाँ पर साफ साफ हमें इस इक्वेशन में पता है कि केवल एक व्यक्ति ने पर्क के पैकेट खरीदे हैं और जो कि 5। इसका मतलब मंच से भी बड़ा है पर्क जिसने 5 पैकेट खरीदे हैं। इसका मतलब पर्क कितने हैं, पर्क 5 पे आएगा, मंच की जो संख्या होगी वो 4 होगी, कैडबरी की 3 होगी। अब जेम्स की यहाँ पर 2 है तो स्नीकर की यहाँ पर 1 आएगी। इस तरह से एक लाइन ने पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया था। फिर से समझा देता हूँ। यहाँ कहा था कि कैडबरी के पैकेट स्नीकर के पैकेट की संख्याओं से अधिक खरीदे गए, मतलब कैडबरी स्नीकर से अधिक खरीदे गए। मंच के पैकेट की संख्या से कम खरीदे गए, लेकिन मतलब कैडबरी आपके मंच से कम खरीदे गए, मतलब कैडबरी से अधिक मंच आएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने 5 पर्क के पैकेट खरीदे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने, अब हो सकता था कि मंच और कैडबरी को 5-5 रखा जाए, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि एक ही व्यक्ति ने खरीदा है पर्क और 5 संख्या में खरीदे हैं सिर्फ एक व्यक्ति ने। इसका मतलब पर्क सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। तो पर्क के पास हमें पता लग चुका है कि पर्क 5 पैकेट खरीदे गए हैं पर्क के, और मंच के इसके बाद 4 पैकेट खरीदे गए होंगे, क्योंकि मंच कैडबरी से भी ज़्यादा है और स्नीकर से भी ज़्यादा है, तो कैडबरी के 3 पैकेट खरीदे गए होंगे। अब स्नीकर के 1 ही क्यों खरीदा गया, क्योंकि 2 पैकेट तो जेम्स के खरीदे गए हैं। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से देखो यहाँ पर, यहाँ कहा गया है सी ने मंच के पैकेट खरीदे, ठीक है हमें पता लग चुका, और इसकी संख्या भी हमें पता लग चुकी है, मंच के 4 पैकेट खरीदे होंगे। बी ने 1 पैकेट खरीदा, हाँ हमें मालूम है 1 पैकेट किसका है, ये है स्नीकर का, स्नीकर का है 1 पैकेट, तो स्नीकर को हम यहाँ लिख लेंगे। ए और डी ने समान संख्या में खरीदे, ए और डी ने समान संख्या में खरीदे। अब यहाँ पर पर्क नहीं आ सकता, कैडबरी नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती, यहाँ पर कैडबरी नहीं आएगा। अब पर्क आ सकता है क्या, हाँ पर्क आ सकता है, लेकिन पर्क देखो 5 पैकेट खरीदे हैं पर्क के, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि एक ही व्यक्ति ने 5 पैकेट खरीदे हैं पर्क के, तो इसका मतलब डी भी यहाँ 5 खरीदता तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब पर्क भी यहाँ पर नहीं आएगा, पर्क भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब कौन कौन सी, देखो कैडबरी यहाँ नहीं आ रहे, पर्क यहाँ पर नहीं आ रहा, बचता है एक, कौन सा, वो है जेम्स। आगे पहले इसको फुलफिल करते हैं, क्या पता कोई और पैकेट भी हो। तो यहाँ पर देखो एक ही पैकेट बच रहा है जेम्स का, तो जेम्स ही यहाँ पर आएगा। ए डी ने समान संख्या में खरीदे हैं, ठीक है समान संख्या होगी इनकी। अब यहाँ पर कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, 2 व्यक्ति हमारे पास यहाँ जेम्स के आ चुके हैं। आगे कहा गया है केवल एक व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे, एक ही व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे, तो पर्क हमारा यहाँ पर आएगा क्योंकि एक व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे।
अब यहाँ पर हमारे पास एक चॉकलेट बच रही है, वो की है कैडबरी। तो कैडबरी यहाँ पर आएगी। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं आई गई, तो 3 नंबर यहाँ पर नहीं आया, 3 पैकेट, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो डी भी हमारा 3 आएगा, क्योंकि जितना ए आएगा उतना ही हमारा डी भी आएगा। इस क्वेश्चन को जिसको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से देख ले, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होगा अगर आपको समझ आए तो। इस पूरी लाइन ने आपका ये क्वेश्चन आसान कर दिया था। अब ए को ही जेम्स का क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा था कि कैडबरी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन था पर्क भी तो आ सकता है, और जेम्स ही आपने क्यों लिया। मैंने जेम्स क्यों लिया, क्योंकि देखो पर्क के 5 पैकेट खरीदे हैं, पर्क के 5 पैकेट खरीदे हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि केवल एक ही व्यक्ति पर्क के 5 पैकेट खरीद सकता है। लेकिन यहाँ कहा गया था कि ए और डी समान संख्या में पैकेट खरीदते हैं, तो 5 यहाँ पर कैसे आता। तो यहाँ पर हमारा इसीलिए ये एलिमिनेट हो चुका यहाँ से, इसीलिए हमने यहाँ पर जेम्स को ही लिखा। अब जेम्स हमारा, उसके बाद यहाँ पर स्निकर, बी में ही स्निकर क्यों आया, क्योंकि बी के पास ही बी ने एक पैकेट खरीदा था, और एक पैकेट किसने खरीदा है, यहाँ पर स्निकर ने खरीदा है, स्निकर का एक पैकेट यहाँ पर खरीदा गया है। अब यहाँ साफ साफ कहा गया था कि सी ने मंच का पैकेट खरीदा है। डी के पास कैडबरी क्यों आया, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन खाली बचा ही नहीं था। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी। तो कैडबरी किसने खरीदी, तो कैडबरी हमारी डी के पास आई है। तो कैडबरी किसने खरीदी, तो डी ने खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। ये तो क्वेश्चन में ही बताया था कि ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं, ये तो काफ़ी आसान सा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेट की संख्या में क्या अंतर है। सी और डी ने कितने पैकेट खरीदे हैं, सी और डी ने 4 और 3 खरीदे हैं, तो एक इसका डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ कहा गया है कि एफ सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेट की औसत संख्या कितनी है। एफ सी और डी, एफ सी और डी कहाँ कहाँ है, देखो एफ के पास है 5, सी और डी तो 7, 5, 7, ये हो जाएगा आपका 5, 3, 8, 8 और 12, तो 12। अब इसका औसत कैसे निकालते हैं। अब इसका औसत पूछा गया है, हमारे पास 12 है, हमारे पास संख्या, तो 12 है, संख्या कितनी है 3 है, तो 4 और हमारा औसत आया था। तो इस तरह से काफ़ी आसान से क्वेश्चन ये पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी बार जो पेपर हुआ था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसके क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। बस अपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।